नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है, मनोज गुप्ता होंगे नए मुख्य न्यायाधीश। बता दें कि वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत थे और मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र जनवरी में हो रहे हैं सेवानिवृत्त। और एससी में कॉलेजियम ने जस्टिस गुप्ता की नियुक्ति की संस्तुति दी है और इसी को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में है कार्यरत। बड़ी जानकारी इस वक्त ही, मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र जनवरी में हो रहे हैं सेवानिवृत्त। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत भी किया गया और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक उमेश शर्मा काऊ और खजरान दास मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। ADP और ABP प्रोग्राम इट सेलिब्रेट्स आप सबको बताते हुए खुशी है कि दिसंबर 2023 में ये हमारा समिट के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे और जुलाई 2025 में देश के गृह मंत्री जी ने आकर हमारी ग्राउंडिंग सेरेमनी में भाग लिया और हमारे 1,01,000 करोड़ की ग्राउंडिंग अभी तक पूरी हो चुकी है, जो अपने आप में एक 35% के लगभग का जो है ये ग्राउंडिंग अपने आप में बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये परीक्षा अभी हमारी चालू है, क्योंकि उत्तराखंड को देश का हमको श्रेष्ठ राज्य बनाना है, इसलिए रोज काम करना है। अब कंपटीशन किसी से नहीं है, चुनौतियां तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। अब कंपटीशन हमारा अपने से है, स्वयं से, हम सबका राज्य के लिए स्वयं से कंपटीशन है, यानी कि रोज अच्छा काम करना है। आज जितना किया है उससे अच्छा कल उससे ज्यादा करना है। आज अगर 16 घंटे काम किया है तो कल भी 16 ही घंटे करना है, या 16 से 17 घंटे हो जाए, लेकिन वो 15 नहीं होना है। ऐसा मन में निश्चय करके हम लोगों ने काम को आगे बढ़ाया है। और कई सारी राज्य में जो सरलीकरण की बात मैं शुरू इनसे कहता था कि हमने हर चीज में कोशिश की है। आप ही सब लोग काम करने वाले हैं, आप ही सरकार की नीति और कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने वाले हैं। पहले यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए बहुत प्रकार की अलग अलग जगह से उसकी स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, उसको भी हमने आसान किया, उसका समाधान किया है कि लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और उसमें उसको सरल करते हुए कि आप लोगों को अलग अलग जगह पर न जाना पड़े। इसके साथ ही हमने बहुत सारी नीतियां भी बनाई। जब हम इन्वेस्टर समिट कर रहे थे तो बहुत सारे हमने यहाँ के जो हमारे उद्योग जगत के लोग हैं, निवेशक हो सकते हैं, या जिन्होंने निवेश के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में जिनका एक बड़ा अनुभव है, उनके साथ हमने मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद उनसे हमने सुझाव लिए। क्योंकि मैं जानता था कि जब भी हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जब भी हम उद्योगों को लाने की बात करेंगे, तो जो भी यहाँ उद्योग लगाने आएगा वो यहाँ के लोगों से जरूर पहले जानकारी करेगा कि जो उद्योग लगे हुए हैं या एग्जिस्टिंग उद्योग, उनकी क्या स्थिति है। और अगर ये लोग यहाँ से अगर गलत रिपोर्ट दे देंगे, अरे भाई हमारा ही नहीं चल रहा है यहाँ, तो आप क्या करोगे लगा के, बाकी आपकी मर्जी। वैसे यहाँ पर बहुत दिक्कत है, इतना अगर ये लोग कह दें तो कोई नहीं आएगा। तो हमने इनको बुलाया, इनके सुझाव लिए और इन्होंने जो सुझाव दिए उसके आधार पर हमने 30 से अधिक नीतियां बनाई और बहुत सारी नीतियों को सरल किया, उनका शिथिलीकरण किया। उसका परिणाम हुआ कि लोग बड़ी संख्या में आए और जो हमारे लगे हुए उद्योग के लोग हैं उनका भी मैं बहुत आभारी हूं। उन्होंने भी उस इन्वेस्टर समिट में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा निवेश यहां पर करने के लिए उन्होंने भी हमारे साथ समझौते किए, जो 50,000 करोड़ से भी अधिक का था। इस 3,56,000 करोड़ में से लगभग 50-60 हजार करोड़ का निवेश
का समझौता उन लोगों के साथ था जिनके ऑलरेडी पहले से राज्य के अंदर उद्योग चल रहे हैं। वो इस बात का प्रमाण था कि हमारी नीतियां, हमारी नीयत, हमारे कार्यक्रम, हमारा शासन प्रशासन ठीक दिशा में जा रहा है। सुधार की आवश्यकता हमेशा होती है, हम ये नहीं कहते कि सब कुछ सुधार हो गया। तो निश्चित रूप से इसके साथ ही हमारी सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना है, या हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड है, उसकी भी लगातार मांग बढ़ रही है। उसमें भी अभी हमने कहा है कुछ चीज़ों पर गणेश जोशी जी, क्योंकि इनका एक लंबा अनुभव है, इनके मार्गदर्शन में हाउस ऑफ हिमालय एक ब्रांड आज इस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन वो अनवरत रूप से चलता रहे, सस्टेन होता रहे, उसके लिए योजना बना के काम किया जाएगा। तो निश्चित रूप में ये भी आने वाले समय में हमारे राज्य में ब्रांड के साथ साथ बहुत सारे उत्पादों और बहुत सारे किसानों का, बहुत सारी महिलाओं का, युवाओं का, छोटे छोटे उत्पाद बनाने वालों के लिए बहुत बड़ा जरिया बन सकता है रोजगार का। एक गेम चेंजर हमारे लिए साबित हो सकता है। तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, और इसमें मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को आज हमारी पहचान मिल रही है। इसके साथ ही हमने स्टेट मिलेट मिशन है, फार्म मशीनरी बैंक है, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, एरोमा मिशन, उसमें भी अभी हमने बहुत अच्छा काम किया है। आपको बताऊं एरोमा मिशन के बारे में भी, यहाँ हमारा सिलाकुई में बहुत बड़ा हमने परफ्यूम के क्षेत्र में एक नई योजना अभी शुरू की है। आने वाले समय में परफ्यूम का भी एक बड़ा काम हमारे राज्य से शुरू होने वाला है। आज ये सुगंधित पौधे, ये वनस्पतियां, ये सब मिला के हम 100 करोड़ रुपए तक का उत्पादन करते हैं या निर्यात करते हैं या लोगों को देते हैं, और हमने लक्ष्य रखा है आने वाले समय में ये उत्पाद हमारा हजारों करोड़ में जाए। कितने का लक्ष्य रखा है? एक 1300 करोड़ रुपए का, 1300 करोड़ का, 1300 करोड़ का हमने वार्षिक उसका लक्ष्य रखा है। अब कल इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो हमने राजस्व प्राप्ति में हमने कितना अभी तक लक्ष्य प्राप्त किया है, उसके लिए भी कल हम लोगों ने मीटिंग करी थी। और बीच बीच में जब जब हमको समीक्षा का समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि इस प्रकार की समीक्षाएं करूं। उसमें भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं हमारे, जिन क्षेत्रों में आज हम एक तरह से सैचुरेशन स्थिति। उत्तराखंड में अब कृषि और औद्योगिक से जुड़े आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठेंगे, क्योंकि अब पारंपरिक खसरा और लेखपाल आधारित व्यवस्था के स्थान पर राज्य में आधुनिक डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रणाली लागू करी जा रही है, जो मोबाइल ऐप, जियो फेंसिंग और साथ ही साथ जीपीएस और सैटेलाइट इमेजरी पर आधारित हो गई। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस प्रणाली से हर खेत में बोई गई फसल की सटीक जानकारी के साथ साथ उत्पाद का स्पष्ट आकलन संभव होगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 63 गांव में ऐप आधारित सर्वे कराया जा चुका है, और अब इसे राज्य के सभी 95 ब्लॉक के 15,906 गांव तक अब विस्तार देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा खरीफ और रबी सीजन में अलग अलग होने वाले इस सर्वे से योजना की पारदर्शिता बढ़ेगी। देखिए, हमारे जो सीएचओ डीसी हमने उनसे कहा कि जो हमारे 95 ब्लॉक हैं उनके माध्यम से न्याय पंचायत तक कृषि की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ जिस प्रकार के उन्नत बीज हम ला रहे हैं, जिस प्रकार यूरिया की जगह नैनो हम यूज कर रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, नई तकनीकें इस्तेमाल करके जो हमारी इकोनॉमी है, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो चाहे हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, आने वाले समय में देश के उनके राज्य में होगा। क्योंकि आज भी राज्य बनने के बाद हमारा खेती का क्षेत्रफल 2,10,000 हेक्टेयर कम हुआ है, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा है। इस बात का प्रतीक है कि आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हमारे किसान, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, और इन्हें खेती में लगातार 3 साल से हमें पुरस्कार मिल रहा है। आज उत्तराखंड खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है।
श्री जगन्नाथ धाम खेल और जन कल्याणकार समिति वरुणा घाटे उत्तरकाशी के तत्वाधान में बहुआयामी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं का समापन उत्साह सांस्कृतिक कार्यक्रम, रासो, तांडी नृत्य और लोकगीत संगीत के साथ हुआ। पौराणिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए वरुणा घाटी में युवाओं की इस पहल पर हर जगह प्रशंसा हो रही है। समापन समारोह में गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के विधायक, मुख्य अतिथि और जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान उपस्थित रहे। पहली बार इस खेल महोत्सव में महिलाओं ने बड़ी मात्रा में यहां प्रतिभाग किया और इस मौके पर विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान ने कहा कि इस प्रकार के खेलों का आयोजन हर क्षेत्र में किया जाना चाहिए ताकि हमारे पौराणिक खेलों का अस्तित्व बचा रहे। घाटी खेल महोत्सव समिति को मैं बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मैं भी उनके इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आया हूँ। समिति विशेष रूप से बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर के कि जो हमारी आदि आबादी है, हमारी महिलाएं, उनके लिए भी तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं खेल महोत्सव समिति ने रखी है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और जहां एक और नशा हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक अभिशाप बन गया है, इस प्रकार के आयोजन उस नशे से दूर करेंगे हमारी युवा पीढ़ी को। ऐसा सर्दियों की दस्तक के साथ ही प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने लगा है। साथ ही स्कूलों में होने वाली छुट्टियां भी भीड़ भाड़ को बढ़ाने का काम करती है, जिसको देखते हुए एसएसपी देहरादून ने शहर के कई इलाकों में धरने, प्रदर्शन, रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने साफ कहा है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, फिर उसके खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जैसे आगामी शीतकालीन यात्रा और जिस तरह से अभी टूरिस्ट का छुट्टियों में आवागमन रहता है, खासकर मसूरी, धनौल्टी और अन्य जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, यहाँ पर क्रिसमस ईव और नए साल पर भी काफ़ी सारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं। इसको देखते हुए चूँकि शहर में भी प्रायः देखा गया है कि काफ़ी सारे धरना प्रदर्शन, जुलूस निकलते हैं और कुछ के द्वारा इसमें नियमानुसार अनुमति नहीं ली जाती है। तो उसको देखते हुए प्रशासनिक रूप से जो है बीएनएसएस की सेक्शन में कुछ एरियाज़ को प्रतिबंधित किया गया है और साथ ही साथ उन एरियाज़ में अगर कोई प्रोसेशन या जुलूस निकालना है तो उसकी नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ली जाए आयोजक द्वारा, और इसके आयोजक द्वारा इसमें कोई अनुमति नहीं ली जाती तो उनको धारा जो है 223 बीएनएस में इसमें बताया गया कि आयोजक के विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे कि आम जन को इस तरह की असुविधा ना हो, खासकर जो टूरिस्ट पर्यटक शीतकालीन यात्राओं के लिए आ रहे हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो। तो धरना प्रदर्शन, रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है और ऐसे में उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में किस तरीके से शांति बहाल रखें, उसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। पुलिस प्रशासन ने धरना प्रदर्शन, रैलियों और तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर एक साथ लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कुछ भी प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि अगर कोई भी इस तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो बीएनएस की तमाम संबंधित धाराओं के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में प्राइम्स नाम के एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार के युवक का पथरी का ऑपरेशन होना था, लेकिन डॉक्टर के टमटा ने ऑपरेशन में लापरवाही दिखाई, जिसके चलते युवक की मौत हो गई है। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल कोऑर्डिनेशन ले जाया गया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल को सील करने और डॉक्टर को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। साथ ही सरकार ने यहां पर कहा है कि गुमराह जिस तरीके से लोगों को किया जाता है, अस्पताल में उनको किस तरीके से इलाज दिया जा रहा है, सुविधाएं नहीं है। ऐसे में सरकार से गुहार लगाई गई है कि मृतक युवक की गर्भवती पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। हाँ जी, पूरा मुद्दा क्या हुआ? हाँ, ये डॉक्टर टमटा जी हमें गुमराह करके ले गए प्राइमेक्स हॉस्पिटल में, वहाँ इन्होंने सर्जरी करी और उसके बाद ये सर्जरी छोड़ के बीच में से चले गए। इन्होंने बोल दिया कि पेशेंट को अटैक पड़ चुका है और हमें ये भी बीच में बोल के गए कि आप ब्लड का इंतजाम करो, और ये बोल के बाहर निकल गए। लगभग कितने बजे की बात है? 2:30 बजे की। तो क्या उनको पथरी का जो दर्द उठा था, आप डायरेक्ट पहले उसी अस्पताल में गए? नहीं, पहले हम उसमें गए थे, ये कामली रोड पे हॉस्पिटल प्रेम सुध में।
वहाँ ले गए थे। उसके बाद फिर हम दून गए थे, दून में के बाद फिर हम वहाँ गए प्राइमेक्स में। टमटा द्वारा दारू पी के ऑपरेशन किया जा रहा है। और जब मेरे रिश्तेदारों ने पूछा कि भाई जब वो बाहर आए ओटी से कि भाई साहब क्या हुआ डॉक्टर साहब, तो वो मुंह पे सिगरेट लगाते हैं और नशे की धुन में जाकर कि मैं अभी आता हूँ, और वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद जब हमारा भाई इकलौता लड़का, मेरा चाचा का इकलौता लड़का, उसकी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, 1 महीने बाद डिलीवरी, आप समझ सकते हैं कि देहरादून में किस तरीके का रैकेट चल रहा है कि आप दून अस्पताल से बाहर से पेशेंट को ले जा रहे हैं और एक सीधा साधा पेशेंट का आपने मार दिया। और आज जब हम यहाँ पहुंचे हैं मौके पर, पोस्टमार्टम आप समझ रहे हैं, सुबह 11 बजे से हमारे परिजन हजारों की तादाद में यहाँ हैं और अभी तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। आप समझ सकते हैं किस तरीके की कार्यप्रणाली है यहाँ पर। दूसरी बात, हमें न्याय चाहिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये हमारा पूरा सोनकर समाज है, अगर हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिला तो हम यहाँ से बॉडी नहीं ले जाने वाले। अगली खबर जसपुर क्षेत्र से है, जहां पर जनता की मांग के बाद शासन स्तर से क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड की मंजूरी तो मिल गई, मगर जमीन चिन्हित न होने के कारण अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में परिवहन विभाग के अधिकारी प्रमोद कुमार दीक्षित जसपुर पहुंचे और बस स्टैंड के लिए एक सरकारी भूमि का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि जसपुर वासियों की पुरानी मांग को देखते हुए स्थानीय प्रशासन की ओर से चिन्हित जमीन सरकार से निःशुल्क स्थानांतरित होने के बाद बस अड्डे का निर्माण और संचालन शुरू हो सकेगा। निरीक्षण की गई जमीन पर हाईकोर्ट से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, जिनकी जांच के बाद शासन स्तर पर बैठक कर फैसला लिया जाएगा और यात्रियों को शेल्टर सहित तमाम सुविधाएं मिलेंगी। जसपुर में बड़े लंबे समय से बस स्टैंड की मांग है। हमारी बसें भी अभी इधर से ही गुजर रही हैं, सड़क से, हाईवे, पुराने हाईवे से ही जाती हैं और अभी तक बस स्टेशन की व्यवस्था ना हो पाने के कारण यहाँ की जनमानस काफ़ी परेशान है। बार बार ये डिमांड आती है, तो हम लोगों का निवेदन होता है कि साहब कहीं ज़मीन का चिन्हांकन कर दें। तो कई बार डीएम साहब ने जो ज़मीनें चिन्हित की हैं, जिस ज़मीन को हमने देखा हुआ है आपकी हाईवे के किनारे वाली, और उधर एक ज़मीन आपकी एसबी इंटर कॉलेज की बता रहे हैं कि उसके पास में है। इन ज़मीनों में सबसे हम लोग एज ए परिवहन निगम, हम लोगों का स्टेक ये होता है कि परिवहन निगम कोई ज़मीन क्रय नहीं कर सकता है, न क्रय करने की उसकी स्थिति होती। सारी ज़मीनें सरकार टू सरकार परिवहन विभाग को आवंटित कर दी जाती हैं। परिवहन विभाग के बाद परिवहन निगम एक कस्टोडियन हो जाता है और उससे फिर जनमानस के रूप जो है वो चीज़ें हम लोग धरातल पर ले आते हैं। हम लोगों का विशेष काम है कि बसों का ऑपरेशन, स्थानीय प्रशासन जिस जगह पर इसके लिए जगह को चिन्हित कर देगा, फाइनल कर देगा, ज़मीन आवंटित कर देंगे, हमको स्टॉपेज वहीं अपना निर्धारित करना पड़ेगा और वहाँ से हम अपनी सेवाएं सुचारू रख खड़ी करने की, लाइटिंग, बोर्डिंग की, यात्री उठाने बैठाने की ज़रूरत होती है। एक शेल्टर मिल जाता है तो आम यात्री भी सुविधाजनक होता है। ज़मीन हमको जैसा बताया गया कि साहब अभी इसमें कुछ हाई कोर्ट में भी चीज़ें रही हैं और कुछ में स्टे है या नहीं है, इसका एक निकलवाया जाएगा पूरा जो है। और मेरा सुझाव ये रहेगा कि सभी स्टेक होल्डर की एक शासन स्तर पर इसकी बैठक आहूत की जाए और जिसमें वस्तु स्थिति निकल के आए और एक ज़मीन जो है परिवहन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित हो जाए तो इस पर आगे कार्रवाई की जा सके। साल के आखिरी स्नान पर्व पौष अमावस्या में बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब देखने को मिला। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा के पावन तट पर स्नान करने के लिए पहुंचे। हर की पौड़ी समेत सभी प्रमुख घाटों पर तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दीपदान, दान पुण्य और विधि विधान से पूजा पाठ किया। चारों ओर हर हर गंगे के जयकारों से वातावरण भक्तिमय दिखा। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हुए थे। घाटों पर पुलिस और प्रशासन अधिकारी तैनात हैं। यातायात को सुचारू रखने के लिए डायवर्शन प्लान लागू किया गया। पंडित जितेंद्र शास्त्री के अनुसार पौष अमावस्या के दिन गंगा स्नान, पूजा पाठ और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि इस दिन पितरों के निर्मित तर्पण और दीपदान और जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की तलवार है, जयपुर राजस्थान। जी, अमावस पे हमारे पितरों को याद किया जाता है। पितरों के लिए अमावस का दिन विशेष होता है। इस दिन इनके नाम से दान पुण्य, पाठ पूजा, तर्पण, पिंडदान वगैरह किया जाता है, जिससे इनकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले और ये अपने
धाम को प्रस्थान करें। बहुत अच्छा लगा। गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं कहते हैं, लेकिन जो शरीर के तो धुल जाते हैं, अंदर के विचारों के पाप इंसान को खुद को धोने पड़ते हैं। जिससे विचार शुद्ध रखे इंसान, गंगा को जैसे शुद्ध रखने का करते हैं लोग, वैसे खुद को भी शुद्ध विचारों से करें। जय श्री गंगा जी की, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समस्त सनातन धर्म अवलंबियों जानते हैं कि आज अमावस्या की तिथि है और आज अमावस्या विशेषकर अपने पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों को उद्धार करने के लिए आज अमावस्या के दिन प्रातः काल से ही लोग गंगा जी का स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद जो भी श्रद्धालु जानते हैं वो आज अपने पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए श्री गंगा जी के तट पे तर्पण, पूजन, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु गंगा जी के तट पे आकर के आज के दिन पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके पितरों की मोक्ष मिल जाती है तथा पितरों के आशीर्वाद से उनके घर में मान सम्मान, यश, कीर्ति की वृद्धि होती है तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा लोगों में श्रद्धा, आस्था, विश्वास है। इसलिए आज के दिन पिंडदान पूजा, श्राद्ध कर्म पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जय श्री गंगा जी की, हरिद्वार से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नाबालिग और महिला संबंधी अपराधों पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कोतवाली मंगलौर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जो लगभग 1 साल से पॉक्सो एक्ट और अपहरण के मामलों में फरार चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अपहरणकर्ता नाबालिग को भी सकुशल बरामद कर लिया है। ऐसे में आपको बता दें, रोड की एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि मंगलौर निवासी एक व्यक्ति की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी कि मोहम्मद अब्बास नामक एक युवक उसकी नाबालिग बेटी को पहला फुसलाकर भगा ले गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने प्रश्नों के जरिए ये अफवाह फैलाती थी कि वो नौकरी के सिलसिले में दुबई जा रहा है और देहरादून से फ्लाइट कर चुका है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, तकनीकी साक्ष्य और मैनुअल पुलिसिंग के जरिए आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी गई। गहन जांच के दौरान ये इनपुट मिला कि आरोपी विदेश नहीं बल्कि हैदराबाद में छिपकर रह रहा था और इसके बाद पुलिस टीम ने हैदराबाद में डेरा डालकर आरोपी को धर दबोचा। मनोज कहाँ पर है? सवा साल पहले 2024 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था पोक्सो सेक्शन में और अपहरण में, जिसमें एक 14.5 साल की अपहृता को एक बंदा, जो परिजनों ने बताया कि ये व्यक्ति उसको भगा के ले गया है, अपहरण करके ले गया है। तो चूंकि पिछले 1 साल से लगातार उसके बारे में कार्रवाई चल रही थी, ना अपहृता का पता लग पा रहा था ना अपहरण करने वाले का, तो कई बार इसमें टीमें बनी। जब सुराग पता रसी के आधार पर हमें कुछ इनपुट मिले, हमारी टीमों ने पकड़ बनानी चाहिए और इस दौरान वो जो अभियुक्त है उस पे 25,000 का इनाम भी घोषित हो गया था। तो कल हमारी जो मंगलौर पुलिस है, जिसको हमारे कोतवाल साहब खुद लीड कर रहे थे टीम को, उनकी एसएसआई और महिला दरोगा, तो फाइनली वो अपहृता उस अपहरण करने वाले व्यक्ति जिसका नाम अब्बास है उसके साथ रिकवर हुई है और आज हम उसको जुडिशियल रिमांड में कोर्ट में पेश करेंगे। वो इकट्ठे रह रहे थे और वो बच्ची जो थी वो दबाव में थी और उसी के साथ थी और शायद ये भी इनपुट मिला है कि शायद उसने जबरन उसके साथ शादी भी कर ली है। बाकी ये सब विवेचना का पार्ट है, लेकिन आज उसको हम कोर्ट में पेश करेंगे। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।